नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 15 अगस्त 1947 स्वाधीनता की सुबह से पहले अधीनता का अंधेरा कितना घना था। जब घड़ी की सुई गुलामी से आजादी की तरफ भारत को लेकर जा रही थी, उस दौरान क्या वही सुइयां तलवार बनकर भारत को दो हिस्सों में बांट रही थी। जब सत्ता अंग्रेजों के हाथों से भारतीय नेताओं के हाथों में सौंपी जा रही थी, क्या उसी वक्त अपनों की हत्या अपनों के ही हाथों से की जा रही थी। क्या आजादी अधूरी थी या देश अधूरा रह गया था पूरी आजादी के साथ। कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ लिखा होता है और बहुत कुछ छिपा होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन आप एक वक्त में सिर्फ एक को ही देख पाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा पहलू अस्तित्व नहीं रखता। बिल्कुल वैसे ही आजादी के दिन 15 अगस्त के भी दो पहलू। एक है आजादी के जश्न में डूबे हुए हिंदुस्तान का पहलू और दूसरा है बंटवारे के बाद रक्त रंजित चीख पुकार बेबसी से भरा मातमी हिंदुस्तान। आज हम आपको आजादी के स्वर्णिम भारत में प्रवेश से पहले के 24 घंटों की कहानी बताने वाले, क्योंकि यह है आजादी से पहले आधी रात का सच। आजादी आधी रात के सच में सबसे पहले सवाल यही कि आजादी के मायने क्या, क्योंकि 15 अगस्त 1947 उसमें सिर्फ भारत दो टुकड़ों में विभाजित नहीं हुआ था, बल्कि भारत की आवाम भी दो तरीके के भाव को महसूस कर रही थी। और इसलिए आजादी के दिन को हमने समझाने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे कि आजादी एक हिंदुस्तान के लिए जश्न था, वही आजादी उसी हिंदुस्तान के दूसरे तबके के लिए मातम थी। यही आजादी एक तरफ जन जन की खुशियां थी और दूसरी तरफ विभाजन का दुख था। यही आजादी एक तरफ अधिकार था और यही आजादी एक तरफ तिरस्कार थी। यही आजादी एक तरफ सत्ता थी और यही आजादी दूसरी तरफ हत्या थी। यही आजादी एक तरफ धर्म का पक्ष थी और दूसरी तरफ अधर्म की राह। यही आजादी एक स्वर्णिम भारत के उदय का प्रतीक थी और यही आजादी गुलामी से आजादी की तरफ जिस अंधकार ने हिंदुस्तान के लाखों लोगों को हमेशा के लिए सुला दिया, उस अंधकार का प्रतीक थी। लेकिन फिर भी आजादी को समझने के लिए गुलामी को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत सिर्फ 2, 4, 10 साल नहीं, 421 सालों तक गुलामी की बेड़ियों में बंधा हुआ था, जिनमें अगर मुगल काल की बात की जाए तो 1526 से 1857 तक मुगलों के अधीन हिंदुस्तान रहा, भारत रहा। 1757 से 1947 के दौरान अंग्रेजों ने भी हुकूमत की और ये 421 साल थे जो गुलामी के थे। वो गुलामी के 421 साल जिनकी जंजीरों को 15 अगस्त 1947 से तोड़ा तो गया, लेकिन उससे पहले भारत को ही तोड़ दिया। और इसीलिए सवाल है कि आजादी की आधी रात का पूरा सच अगर समझा जाए तो किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि यह तो सच है कि गुलामी की बेड़ियों को तोड़ भारत आजादी के खुले आसमान में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा था। 1857 की क्रांति से 1947 की आजादी की सुबह के बीच लाखों भारतीयों को खोया था। क्रांतिकारियों के बलिदान और उनके बलिदानी लहू और नेताओं के नेतृत्व ने अखंड भारत को आजादी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन इस आजादी की दहलीज को लांघ आजाद होने से पहले ही अखंड भारत को अंग्रेजों ने खंडित कर दिया। आजादी के जश्न में बंटवारे का जहर खोल दिया। देश एकता के साथ आजादी का जश्न मना पाता, उससे पहले ही बंटवारे की जंग में आपसी खून के प्यासे हो गए। आजादी के बाद घरों में पकवान बन पाते,
उससे पहले ही लाखों लोग बेघर हो गए। महिलाएं आजादी के मंगल गीत गा पाती, उससे पहले ही लाखों महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हो गई। युवा इस आजाद भारत में सिर उठाकर चल पाता, उससे पहले ही सिर काटकर ट्रेनों में भर दिए गए। एक तरफ सड़कों पर आजादी का जुनून नजर आ रहा था और दूसरी तरफ सड़कों पर बढ़ते जनाजों की संख्या नजर आ रही थी। एक तरफ आजादी के बाद के भारत की कल्पना के अंदर देश डूबा हुआ था और दूसरी तरफ गुलामी से आजादी के बीच में हत्याओं के मातम में देश डूब रहा था। एक तरफ सत्ता को हासिल कर नेतृत्व की तैयारी की जा रही थी और दूसरी तरफ हत्या कर बंटवारे का बदला अपनों से ही लिया जा रहा था। और यही आजादी थी। यही आजादी में आधी रात का वो पूरा सच जिसके बाद समझ नहीं आया कि आजादी भारत को पूरी मिली या पूरी आजादी के बीच में अधूरा भारत मिला। क्योंकि आप सोचिए, जिस आजादी की सुबह को हम स्वर्णिम भारत की शुरुआत कह रहे थे, उस सुबह से पहले एक घनघोर अंधेरा था। वो घनघोर अंधेरा जिसने इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन दिया। 1,20,00,000 से 1,50,00,000 के आसपास लोग ऐसे थे जो विस्थापित हुए, जिन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ा। अपने ही मुल्क के अंदर, अपने ही मुल्क के बंटवारे के दौरान अपनी ही जमीन से वो बेघर हो गए। ये आजादी से पहले का वो घनघोर अंधेरा था जो गुलामी से आजादी की तरफ इनको ला ही नहीं पाया। आप सोचिए, 15 लाख से 20 लाख, जिनमें महिलाएं लगभग 1 से 1.5 लाख, जिनके साथ दुष्कर्म हुआ आजादी से बिल्कुल पहले। 15 से 20 लाख हत्याएं हुई। क्या वाकई में ये वो दर्द था जिसके बिना एक आजाद हिंदुस्तान का जन्म नहीं हो सकता था? संपत्ति के नुकसान का आकलन हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि संपत्ति सिर्फ वो नहीं जो चल और अचल होती है। संपत्ति वो जो स्वाभिमान से जुड़ी होती है। और 20 लाख के आसपास ऐसे लोग थे जिनके स्वाभिमान को आजादी से पहले छिन भिन्न कर दिया गया था। 1.5 करोड़ के आसपास लोग ऐसे थे जो अपने ही देश में बेगाने हो चले थे और उनको जिन राहों पर वो हर दिन चल रहे थे, आज उन राहों पर उन्हें मंजिल नहीं मिल रही थी। लेकिन जब 1.5 करोड़ के आसपास लोग सड़कों पर थे, नेता क्या कर रहे थे? जिनके साथ हिंदुस्तान आजाद हो रहा था, भारत आजाद हो रहा था, बंटवारे के दंश को झेलने के बाद उस दौरान नेता क्या कर रहे थे? क्योंकि ये सब हो रहा था। देश के नेता उस वक्त कहां थे जब ये सब हो रहा था? ये भी एक एक करके आपको बताते हैं, क्योंकि आजादी के बाद से भारत में आजादी की सुबह का सही आकलन इसके बिना हो नहीं सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री, देश के चाचा नेहरू, 15 अगस्त 1947 की रात नई दिल्ली में संविधान सभा के अंदर थे। रात 11 बजे वो अपना सबसे अच्छा भाषण देते हैं। आजादी से पहले, आजादी के दौरान। ये वही 15 अगस्त था जब संसद भवन में तिरंगा फहराने और सत्ता हस्तांतरण समारोह में नेहरू शामिल हो रहे थे। वो अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में सक्रिय थे और आजादी के औपचारिक समारोह में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। पूरा देश विस्थापितों से भरा था। बॉर्डर इलाके लाशों से भरे थे और दूसरी तरफ आजादी का जश्न था। हमारे महात्मा गांधी, वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में थे। वो हिंसा रोकने की नाकाम कोशिश में लगे थे, क्योंकि 14 और 15 अगस्त को वो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने और हिंसा को शांत करने के लिए काम कर रहे थे। उनकी उपस्थिति में बंगाल में हिंसा को काफी हद तक नियंत्रित किया गया और इसे कहते हैं कि उस दौर में कलकत्ता का चमत्कार कहा गया। चमत्कार होता अगर अखंड हिंदुस्तान होता। लेकिन गांधी जी ने उस दौरान उपवास किया, प्रार्थना सभाएं की, लेकिन इस बंटवारे के दंश को कहते हैं कि उन्होंने कम करने की एक कोशिश जरूर की, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसको वो भी नहीं बदल पाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी दिल्ली में मौजूद थे। सुरक्षा चुनौतियों को संभाल रहे थे।
वो चुनौतियां जो आजाद भारत को आजादी के पहली घड़ी के अंदर नहीं, उससे पहले मिल चुकी थी। वो आजाद भारत का सपना जिसको सबने मिलकर देखा था, वो अब रक्त रंजित हो रहा था और आजादी से पहले देश टुकड़ों में बढ़ रहा था और जिन्होंने मिलकर साथ लड़ाई लड़ी वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। और ये चुनौती थी, एक और चुनौती थी रियासत एकीकरण करने की। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें भी लगे थे। देश उस दौरान, देशवासी उस दौरान एक लाइन जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, वो उन सबके लिए फंदा बन चुकी थी। और इसीलिए आजादी की रात और शपथ से पहले भारत लथपथ था। 14 अगस्त 1947 को जैसे जैसे शाम ढल रही थी, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में गहमा गहमी बढ़ रही थी। उस वक्त आज का संसद भवन का सेंट्रल हॉल ही कॉन्स्टिट्यूशन हॉल हुआ करता था। तब भारतीय विधान परिषद के सदस्य एक ऐतिहासिक बैठक के अंदर इकट्ठा हो रहे थे। उस वक्त बाहर जोरदार बारिश थी और लोगों का उत्साह भी कम नहीं था जो दिल्ली के अंदर थे। हजारों लोग कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के बाहर बारिश में भीगते हुए भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए इकट्ठे हुए थे, क्योंकि वो बंटवारे के दर्द से अलग थे। शाम 6 बजे से ही ब्रिटिश शासन का प्रतीक झंडा यूनियन जैक उतार दिया गया था। हर तरफ तिरंगा फहराने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। रात 11 बजे बैठक शुरू हुई और इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। बैठक में सभी नेताओं ने अपने विचार रखे और इसके ठीक बाद रात 12 बजे जब दुनिया सो रही थी, तब भारत ने जाकर अपनी आजादी का स्वागत किया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। नेहरू के भाषण को आज भी दुनिया याद करती है, जिसमें उन्होंने कहा था, कई साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था। अब वो समय आ गया जब हम उस वादे को पूरा करें, बल्कि उस हद तक उसे निभाएं जहां तक हम जा सकते हैं। इस भाषण ने भारत के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद और जोश भर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ वो नाउम्मीदी खत्म नहीं हुई थी जो बंटवारे की वजह से एक बड़ा हिंदुस्तान झेल रहा था। लेकिन यह सत्ता का हस्तांतरण बड़े ही अलग अंदाज में हुआ था। इस समारोह में औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने सत्ता भारत के प्रतिनिधियों को सौंपने की तैयारी की थी। सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर पंडित नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन से संगोल ग्रहण किया था। एक तरफ यह खुशी का मौका था और दूसरी तरफ मातम, क्योंकि 15 अगस्त 1947 की रात एक विरोधाभास से भरी थी। एक तरफ जहां दिल्ली और देश भर के लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, उसी समय पंजाब और बंगाल में भयानक हिंसा हो रही थी। लाखों लोग अपनी जान बचाकर घर छोड़कर भाग रहे थे। महात्मा गांधी भी इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वो देश के दूसरे हिस्से में अनशन पर बैठे थे, विभाजन के दर्द को महसूस कर रहे थे। ये रात याद दिलाती है कि आजादी की कीमत बहुत भारी थी। ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों के बलिदान और दर्द से भरी हुई शायद वो हार थी जिससे विस्थापितों और महिलाओं ने झेला था। और इसीलिए आजादी की रात कहते हैं कि एक भारत के लिए आंसुओं से भरी थी। देश के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई, ऐसा कहा जाता है। यही वो दिन था जब आजादी से पहले देश का विभाजन हुआ और इस विभाजन ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े कर दिए, बल्कि बंगाल का भी विभाजन कर दिया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग करके पूर्वी पाकिस्तान बना दिया, जो 1971 के युद्ध के बाद भारत ने पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश बनाया। कहने को तो ये एक देश का बंटवारा था, लेकिन दरअसल ये दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का और खासकर भावनाओं का बंटवारा था। और इस बंटवारे को जिस रेखा के जरिए किया गया, वो रेड क्लिफ लाइन। आप सोचिए अंग्रेजों ने क्या साजिशें रची। रेड क्लिफ रेखा, आप सोचिए देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन जिस रेखा ने देश को विभाजित कर 2 हिस्सों में बांट दिया, उसका प्रकाशन 17 अगस्त 1947 को होता है। इन 2 तारीखों को आपको याद करना चाहिए और सवाल उस दौर में होना चाहिए कि ऐसा क्यों था कि रेड क्लिफ रेखा प्रकाशित होने से पहले ही देश का बंटवारा हो गया। लोग कंफ्यूजन में इधर से उधर भागे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो हिंदुस्तान में है या वो पाकिस्तान का हिस्सा होने वाले हैं। जो रेखा हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट रही है, वो आजादी तक
लोगों को नहीं पता है कि क्या है, उसका प्रकाशन नहीं हुआ है। और जो नरसंहार उस दौरान हुआ उसमें यह रेड क्लिफ रेखा सबसे बड़ी जिम्मेदार। फिर सवाल यह है कि आजादी को क्यों स्वीकार किया गया अगर देश के बंटवारे की सरहदें तय नहीं थी। रेड क्लिफ को नेहरू